नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, फोर्ड की स्टोरी दी एंड हो गई। इंडिया में अब कोई भी प्रोडक्शन होगा नहीं। बड़ा लॉस इकट्ठा कर लिया इन्होंने, $2 बिलियन। मामूली बात नहीं होती है $2 बिलियन का लॉस एक्यूमुलेट कर लेना। और जब इतना बड़ा लॉस कंपनी लेकर बैठी हो, इसका मतलब है कंपनी ने बहुत गलत डिसीजंस लिए होंगे, बहुत गलत तरीके से इंडिया में बिजनेस किया होगा। क्या है बातें, आप जाकर मनी कंट्रोल पे जो आर्टिकल दिया हुआ है पढ़ सकते हो। हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद मारुति और टाटा मोटर्स के स्टॉक का चार्ट भी आपको समझाना चाहेंगे। प्लस जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर सब आप कहते हैं ना कि नाम बिकता है, तो भाई फोर्ड नाम सुना है ना? जी हाँ, फोर्ड बिल्कुल नहीं बिकता है इंडिया में। आपने कहानी देखी, लॉसेस देख लिए, बर्बादी देख ली एक कंपनी की। वहाँ पर जो एजेंसी लेकर बैठे होंगे, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ रहे होंगे, कई लोगों की जॉब अलग तरीके से जाएंगी, अलग तरीके से उनको ये सिचुएशन झेलनी है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति देते वक्त और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि झेलना इंसान को खुद ही पड़ता है जो भी अपने ऊपर सिचुएशन आता है। अब फोर्ड की बर्बादी का कारण क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़िएगा, आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ से सीखने को मिल जाएंगी कि आप भी अगर गलत डिसीजंस लेते हो, अगर आपका चुनाव गलत है, तो आगे चलकर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। फोर्ड के पास घमंड था कि हमारे पास नाम है तो हमें ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं। फोर्ड के पास घमंड था कि हमारे पास टॉप नॉच दिमाग बैठे हुए हैं, हमें इंडिया में कोई बड़ी हायरिंग, बड़े पोस्ट पे हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ले डूबा कंपनी को। मारुति और टाटा मोटर्स का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो लाइक कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी जिनको वीडियो बिना लाइक किए अच्छा फील होता है तो वो ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको जो बातें बताना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा उसको। लाइफ, मार्केट, हर जगह आपको सीख मिल रही है इस कहानी से। फोर्ड ने $2 बिलियन का लॉस इकट्ठा कर लिया पिछले 10 सालों में। जब वो इंडिया में आई थी 1990s में, तो सिचुएशन एकदम टेलर मेड थी कि वो कमाल कर सकते थे, भारत में कारनामे करके दिखा सकते थे, इकोनॉमी खुल रही थी। लेकिन हुआ क्या, मारुति सुजुकी ने भारत में जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, आप जाकर गिनिए कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर मारुति की होती हैं। क्यों क्यों क्यों? कारण आप जानते हो। इंडिया प्रेफर्स क्या, प्रायोरिटी किसको देती है इंडिया की पॉपुलेशन? किसको? वैल्यू को। आपको जितने कम दाम में वैल्यू दे दी जाए, आप उतना ही खुश हो जाओगे अगर आप एक इंडियन हो। ऐड भी आता था ना, कितना देती है, प्लस कितने सस्ते में मिल जाती है। जो फोर्ड कर सकती थी वो फोर्ड नहीं कर पाई। नाम बहुत बड़ा था इनका, लेकिन दर्शन इतने छोटे हो गए। इवन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है फोर्ड के साथ। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में इन्होंने हायरिंग नहीं की, अपने नाम का सिर्फ उपयोग करना चाहती। ये सब इंडिया में सक्सेसफुल होगा नहीं, ना अभी तक हुआ है, शायद आगे भी नहीं होगा। ठीक है। अगली जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया में, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट था। मतलब कि जैसे मारुति अपनी कुछ गाड़ियाँ बेचती है, जैसे कि अल्टो हो गई, वैगन आर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इनका मार्जिन इतना कम है कि ये अपने डीलर्स को शायद 5 से 7 हज़ार रुपये, मुझे जहाँ तक पता है 5 से 7 हज़ार रुपये प्योर प्रॉफिट होता है उनका। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ उनको इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है, कुल मिलाकर 15-20 हज़ार। मतलब इससे ज़्यादा मार्जिन उनका जो है डीलर नहीं ले पाता। लेकिन इनके साथ क्या थी कि ये अपने प्रोडक्ट्स को महंगा ला रहे थे अपने डीलर को। ऑफकोर्स सी बात है, जब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बिकती है, वैगन आर कितनी बिकती है, अल्टो कितनी बिकती है वो आपको पता है। इसके थ्रू वो एक बड़ा मार्जिन चाहिए भी नहीं उनको, वो कम मार्जिन पर भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही चीज़ पकड़ी, इंडिया की नब्ज़ पकड़ी, और ये इंडिया की नब्ज़ नहीं पकड़ पाए। चलो भैया, हम कार बेच रहे हैं तो हम महंगी कार बेचेंगे, तो अब भैया हम नहीं खरीदेंगे, नाम बहुत है, हम दूसरों की गाड़ियों के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लेंगे, BMW इसके सामने उसके सामने, लेकिन हम खरीदेंगे मारुति ही। तो बस वही हाल हो गया। कंपनी को बुरी तरीके से लताड़ लगाई भारत की पॉपुलेशन ने, भारत के कंज्यूमर्स ने कंपनी को बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया कि हम आपको नहीं खरीदेंगे। आप कितनी भी बोलते रहिए कि फैमिली वाली फीलिंग आएगी। तो जिन्होंने चूज किया उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। फोर्ड नाम काफ़ी है, नाम काफ़ी है, नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपने अगर वैल्यू चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, तो फोर्ड बिल्कुल आपके चॉइस में, मतलब शायद लास्ट में ही आएगा। फोर्ड वन ऑफ द लास्ट पोजीशन पे आएगा। इवन लोग इससे ज़्यादा वैल्यू ढूंढ लेंगे टाटा टोयोटा की जो टॉप एंड गाड़ियां हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर और सफारी वगैरह, जैगवार, लैंड रोवर भी टाटा की जोड़ लीजिएगा। अब जब फोर्ड को अपनी इस गलती का एहसास हुआ दोस्त, तो वो समय, मतलब आपने गलती कर दी, कोई आपसे आगे निकल गया, अब वो अपना नाम कमा चुका है, लोग उसको प्रेफर करेंगे या आपको? आपके पास टेलर मेड सिचुएशन थी, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। बाय द टाइम जब तक फोर्ड को ये रियलाइज़ हुआ कि हमको एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी गाड़ियाँ लानी चाहिए, तब तक मारुति को छोड़ दीजिए, सेंट्रो भी अपनी धाक जमा चुकी थी। और यहाँ पर सेंट्रो की बात इसलिए मनी कंट्रोल वाले आर्टिकल में है क्योंकि उसी समय के आसपास ह्युंडई भी, ठीक है, ह्युंडई भी इंडिया में आई थी, और ह्युंडई ने जो कारनामा करके दिखाया है, अगर मैं आपको पर्सनल फेवरेट ब्रांड बताऊं इंडिया में जो कमाल का काम कर रहा है, वो है ह्युंडई। टाटा मोटर्स भी मुझे पसंद है, मारुति भी मुझे पसंद है, लेकिन ह्युंडई सबसे ऊपर मैं रखूँगा। क्यों रखूँगा मैं ह्युंडई को, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इनकी गाड़ियाँ
थोड़ी सी मारुति से महंगी होती हैं। अब आप सेफ्टी रेटिंग्स पे एग्जैक्टली मत चले जाइएगा, ठीक है। वैल्यू थोड़ी सी ये महंगी रखते हैं, मतलब आपको प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे करना पड़ेगा, आपको वैल्यू मारुति के कंपेरिजन में कम मिलेगी। लेकिन रिलायबिलिटी भाई साहब, जैसे लॉन्जिविटी एक होती है रिलायबिलिटी की, आपके प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होंगे जल्दी, आपको इशू नहीं आएगा गाड़ी को यूज़ करते वक्त। मतलब आपने पीस ऑफ माइंड अगर चाहिए, लंबे समय के लिए भी यूज़ करना है, लंबे समय के लिए मारुति के भी प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं, लेकिन लंबे समय तक चलेंगे, प्लस आपको पीस ऑफ माइंड रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मारुति से लोअर लेवल पे है ये सेल्स के मुकाबले हर चीज़ में। लेकिन मैंने क्या आपसे कहा कि अगर मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा तो इनको, क्योंकि मेरी पहली चॉइस ना सेफ्टी है और ना ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मेरी पहली चॉइस ये है कि हमारे पास रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हम कहीं दूर जा रहे हैं और गाड़ी में कोई इशू आ गया तो उसमें, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, Hyundai की गाड़ियाँ टॉप नॉच बैठती हैं। ये रिलायबिलिटी जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हो आपको झलकती है। जब आप चलते हो 10, 20, 25, 50 हज़ार किलोमीटर तो भी आपको फील होता है। और जब आप कोई सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर जब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो भी आपको इनके प्रोडक्ट्स ठीक ठाक क्वालिटी के मिल जाते हैं। लेकिन यही केस अगर आप मारुति और Hyundai को छोड़ दो तो टाटा मोटर्स के साथ भी ये दिक्कत है कि सेकेंड हैंड मार्केट में उनको उतना मतलब भरोसा नहीं मिलता है जितना मारुति को मिल जाता है, उसके बाद Hyundai को मिल जाता है। क्यों नहीं मिलता है? रिलायबिलिटी की बात है, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल हैंडेड अगर रखनी है कि मैंने खरीद लिया, मैं बेचूंगा ही नहीं, तो भी आप प्रेफर कर सकते हो उन ब्रांड्स को। अभी तक के सिनारियो में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ मेरे हिसाब से यही है। आपका एक्सपीरियंस, आपका सिनारियो क्या है, ज़रा सा ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो क्या प्रायोरिटी देंगे। जिन चीज़ों को मैं प्रायोरिटी देता हूँ उसके हिसाब से सबसे पहली चॉइस मेरी Hyundai होगी, दूसरी चॉइस मेरी टाटा मोटर्स होगी, तीसरी चॉइस मेरी मारुति होगी। याद रखिएगा, मारुति मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो ये अपने कस्टमर्स को सिर्फ कस्टमर समझते हैं, अपने नाम के साथ ब्लैकमेलिंग का आधार बना लेते हैं, ये वाली प्रैक्टिस इनकी अच्छी नहीं लगती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, इनकी एक एक मिनट, वैगनार है शायद, जी हाँ, ये आप गाड़ी जाकर पता करेंगे शोरूम में तो होगा क्या कि इनकी जो गाड़ी है ये, अगर आप CNG में ख़रीद रहे हो तो पता है आपके साथ क्या इशू आएगा। उस गाड़ी में आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, कुछ भी फीचर, मतलब उसमें गाना बजाने वाला सिस्टम भी लगा कर नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको अपनी गाड़ी सस्ते दाम पे रखनी है, सस्ते में लोग आकर अट्रैक्ट हो जाएं। मतलब कस्टमर की कोई फिक्र ही नहीं है गाड़ी बेचने के लिए। हम किसी भी हद तक दाम को कंट्रोल करेंगे, अलग तरीके से रखेंगे। लोग शोरूम में आएंगे, लेना तो उनको है ही, अब वो करें क्या, कोई चॉइस है नहीं, एक्स्ट्रा दाम पे कीजिए। और वही दाम के साथ अगर ये प्रचार करें तो दिक्कत आ जाएगी। सबकी अपनी प्रैक्टिस होती है, इसी कारण मुझे मारुति पहली चॉइस नहीं लगती है। बहुत कम डिफरेंस के साथ टाटा मोटर्स इनसे जीतते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी वो टॉप नॉच देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, और इस कारण उनकी गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, और इसी कारण लोग प्रेफर नहीं करते हैं टाटा मोटर्स को। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मेरी सेकंड चॉइस इसलिए टाटा मोटर्स है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फोकस सेफ्टी पे करते हैं, इंजन की लॉन्जिविटी पे कीजिए, सर्विस पे कीजिए। क्योंकि सर्विस टाटा मोटर्स की मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की तरफ से काफ़ी कंप्लेन आती है, सर्विस में ये थोड़ा सा इशू करते हैं अपने कस्टमर के साथ, जो कि मुझे Hyundai में काफ़ी अच्छी लगी है। इसीलिए मैंने कहा ना, रिलायबिलिटी, सेफ्टी मेरी पहली चॉइस है। नहीं, इंडिया में देखिए, आपको अगर सेफ्टी रखनी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि गाड़ी सेफ़ होनी चाहिए, एयरबैग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है सेफ़ ड्राइविंग। अब आप दारू पी के कह दो कि हमारी गाड़ी में 18 एयरबैग लगे हैं, तो 18 एयरबैग के साथ आप ऊपर ही उड़ोगे। समझ रहे हैं ना? तो दारू पी के गाड़ी चलाओगे, तेज़ चलाओगे, रैश ड्राइविंग करोगे तो जाओगे काम से बहुत बुरी तरीके से जाओगे। इसलिए इंडिया में मुझे, मतलब रोड ही इतना ख़राब है तो यहाँ हम एयरबैग लेकर करेंगे क्या? गड्ढा में घुस जाएंगे तो क्या होगा? दिल्ली में देख रहे हैं ना, बाढ़ आई हुई है, क्या हाल चाल है। दिल्ली छोड़िए, मुंबई चले जाइए या किसी बड़े शहर में जाकर देखिए, मतलब लगता है सड़क है कि नाला बह रहा है। अब हम बात कर रहे थे सेंट्रो की। सेंट्रो ने आकर दिल जीता, और वहाँ पर जब तक ये अपनी गाड़ी लेकर आते, सेंट्रो अपनी धाक जमा चुकी थी। एंट्री लेवल सेगमेंट में बहुत आए बहुत गए, सेंट्रो वैगनार जैसे कोई आ नहीं पाया। इवन ऑल्टो मारुति 800 ने भी जो कारनामा करके दिखाया वहाँ पर, और अभी तक कोई कर नहीं पाया। सबका अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और सब बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस भी कर रही हैं कंपनियाँ वहाँ पर। फोर्ड अपने नाम के साथ वहाँ भी फेल हो गया, नाम बड़े और दर्शन छोटे इनके यहाँ पर भी रहे। इनको लानी चाहिए थी गाड़ी, वो शॉर्ट टर्म में भले थोड़ा सा नाम इनका बदनाम हो जाता, करे फोर्ड हमको 5 लाख में मिल जा रही, लेकिन इंडिया में अगर बिजनेस करना था तो आप नाम के साथ ऐसे नहीं कर सकते हो कि नहीं, नाम हमारा बड़ा है तो हम पैसा भी ज़्यादा ले लेंगे। कोई बात नहीं भैया, हम ऐसे लोग हैं, हम दूसरे गाड़ी के सामने जाकर फ़ोटो खिंचवा लेंगे और चलेंगे अपनी मारुति अल्टो 800 में। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो भी सेकेंड हैंड। समझ गए? मजाक कर रहे थे, मैं मजाक कर इसलिए रहा कि आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझो। सब कुछ था फोर्ड के पास, लेकिन तरीका नहीं था बिजनेस करने का। तो आप भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें सीखिए
जो हेनरी फोर्ड ने कहा था वो लाइन भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ। इट इज़ योर थिंकिंग दैट डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू सक्सीड और फेल। आपकी सोच क्या है यही डिसाइड करेगी कि आप जो है सफल होगे या असफल होगे। तो सोच गड़बड़ थी। इंडियंस की जेब से पैसा निकालना चाहते थे। इंडियंस बोले चल चल अपने बाप को मत सिखा। मारुति, ध्यान दीजिएगा इस स्टॉक पे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ है मारुति के लिए, क्योंकि कुछ खास ऐसा तो है नहीं कि फोर्ड की गाड़ियाँ ही बिकती थी, मारुति को बड़ा एडवांटेज होगा। मारुति को कुछ खास एडवांटेज है नहीं यहाँ से, क्योंकि जो मारुति के कस्टमर है वो मारुति के पास ही रहेंगे। फोर्ड का चला जाना बहुत लोगों के लिए दुखदाई है, थोड़ा सा फ़ायदेमंद अगर फोर्ड का जाना होगा तो टाटा और Hyundai के लिए हो सकता है। मारुति के लिए मुझे कुछ खास नहीं लगता, ठीक है। लेकिन चार्ट पर मारुति के लिए रेजिस्टेंस अभी ये जहाँ पर खड़ा है तो थोड़ा सा देखिएगा, इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को अपने तोड़ा है 6850 के। उसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलता आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, या फिर गिर के आपको ये 6400-6500 के आसपास मिल जाए। टाटा मोटर्स पे ध्यान रखिएगा, 300 के ऊपर अगर ये रहता है तो ठीक है, या फिर 275, 80, 85 ये जोन है एक एक्यूमुलेशन वाली, वहाँ पर ही आपको खरीदना है। अभी ये नो ट्रेड जोन में फिर से आ चुका है। क्लोजिंग ये 300 के ऊपर दे नहीं पाया, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। साइकोलॉजिकल बेसिस पे 300 का लेवल है। नॉर्मली जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो भी अच्छी क्लोजिंग है, बुरी नहीं है क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सोमवार को या आने वाले सेशंस में बाजार में थोड़ा सा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर अगर डाउनफॉल आता है और वहाँ पर आपको सेटअप पे ट्रेड मिलता है तो ज़रूर लीजिएगा। वीडियो मैंने आपको पहले ही दी हुई है, वीडियो ज़रूर देखिएगा इस वीकेंड पे, ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। आपको कैसी लगी फोर्ड की बर्बादी की कहानी? आपको क्या लगता है फोर्ड के बर्बाद होने में सबसे विशेष योगदान किसका है? पता है, टॉप नॉच पोजीशन पे ये इंडियंस को नहीं बैठने देते थे अपने यहाँ, ये भी इनकी बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्रांड एम्बेसडर इनको रखना नहीं था, दूसरी सस्ती गाड़ियाँ इनको बनानी नहीं थी, हाई मार्जिन वाली गाड़ियाँ इनको बनानी थी। सब सोच रहे थे सब नाम से हो जाता है, नाम से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे कौन बढ़ेगा? नाम से कुछ नहीं होता। आगे कौन बढ़ेगा? जो काम करेगा, ढंग का काम करेगा, ढंग के दिमाग से ढंग का बिजनेस करेगा, ढंग का प्रोडक्ट हमारे सामने लाकर रखेगा, नो नॉनसेंस कार बनाएगा, नो नॉनसेंस। और ऐसी कार्स इवन मारुति में भी कई नॉनसेंस कार्स हैं, इवन Hyundai की भी कुछ नॉनसेंस कार हैं, लेकिन कुछ कार ऐसी हैं जिसमें कोई नॉनसेंस नहीं। आपको 8 लाख में ऑप्शन चाहिए, मारुति के पास, Hyundai के पास चले जाइए, जो ऑप्शन है धमाकेदार हैं। 10 लाख में भी ऑप्शन बढ़िया हैं, लेकिन कहीं कहीं ये लोग मिसप्लेस कर देते हैं चीज़ों, कभी नए प्रोडक्ट से, कभी दाम बढ़ा करके, कि लगता है कि एक नॉनसेंस गाड़ी अभी प्राइस पॉइंट पे हो गई। यही सब गड़बड़ी की थी फोर्ड ने, जिसका उनको खामियाजा भुगतना। $2 बिलियन का लॉस बहुत बड़ा होता है, और कंपनी ने बहुत तरीके से परेशान किया होगा अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि पता है जब टॉप लेवल पे लॉस इतना एक्यूमुलेट हो गया है तो नीचे वालों को तो परेशान होना ही है। सहानुभूति ही दिखा सकते हैं हम उनके साथ जो इनके शेयर्स में पैसा लगाए होंगे अलग तरीके से। शेयर इंडिया में लिस्टेड नहीं है, याद रखिएगा। जिनको भी इनके फ़ायदे से हित होता उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, उन सबके साथ सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर आप कहीं बिजनेस करते हो या खुद का कुछ काम करते हो तो वहाँ पर मार्केट को ज़रूर देखिएगा, लोकल बंदों को ज़रूर हायर कीजिए जो मार्केट की समझ रखते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।